असर्शन क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। असर्शन एक्चुअल में वो सारी चीजें होती हैं जो हम एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देख करके बोल पाते हैं, दूर से देख करके कि यार ये दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, गोद में एक बच्चा है, मांग में सिंदूर है, तो आप क्या समझोगे, हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चा जा रहा है, सिंपल। तो अल्टीमेटली देख करके आप क्या कर रहे हो, असर्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली असर्शन का मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशंस। मैंने क्या लिखवाया था, रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, जो एम्बॉडीड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो भी चीजें लिखी हुई है उनको देख करके हम क्या क्या असर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये कैसे बताएंगे, जो भी मैनेजमेंट ने हमको रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि असर्शन कितने टाइप की होती हैं, यहां से डिस्कशन चालू हो रहा है अपना। देखो, अगर मैं बात करता हूं किसी ट्रांजैक्शन इन इवेंट की, तो सर ये ट्रांजैक्शन इन इवेंट, अकाउंट बैलेंस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में, लेकिन सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, ट्रांजैक्शन क्या होता है समझना, सेल परचेज करी वो ट्रांजैक्शन है, किसी को लोन दिया वो ट्रांजैक्शन है, अगर मैंने रिपेयर करवाई वो भी ट्रांजैक्शन है, अगर मैंने कुछ मान लो कुछ रिफ्रेशमेंट मंगाया, ऑफिस का एक्सपेंसेस, कुछ स्टेशनरी वगैरह मंगाई, तो ये सब क्या है मेरे ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, इवेंट का मतलब होता है कुछ घट गया। अब इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजैक्शन है क्या? ये बहुत डीप बात है जो आपको समझनी पड़ेगी एज अ प्रोफेशनल। डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजैक्शन है कि कोई इवेंट है? इवेंट का मतलब कोई घटना, घटना मतलब कुछ हुआ हमारे बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शन नहीं था, कुछ हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन। दूसरा, अगर कोई लॉस वगैरह हो गया, तो लॉस क्या जानबूझ के होता है कि मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बस हो जाता है अनजाने में लॉस? तो लॉस ट्रांजैक्शन थोड़ी है, लॉस तो इवेंट है। अगर कोई बैड डेट हो गई, समझना, बैड डेट का मतलब क्या है, किसी से हमको पैसा लेना था और सामने वाले ने हमारा पैसा नहीं दिया, तो ये बैड डेट ट्रांजैक्शन है कि ये क्या इवेंट है? सोचो। और एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। अगर मान लो कोई फायर वगैरह लग गई हमारी फैक्ट्री में, तो वो इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? इवेंट है। इवेंट मतलब जो हमने लेन देन नहीं किया वो तो हो गया भाई। मतलब जो हम चाहते भी नहीं थे, या फिर चाहते थे लेकिन हमने कोई लेन देन नहीं किया, वो तो बिजनेस में ऐसे ही हो गया। तो ये सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट। और ट्रांजैक्शन मतलब जैसे सेल, परचेज, हाँ, अफेक्ट करती है, उसको भी इवेंट ही बोलेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे अपने को तन्मय ने क्या एग्जांपल दिया कि सर अगर एक न्यूज आ गई, न्यूज में मान लो कि गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे ऊपर जीएसटी वगैरह बढ़ा दिया, तो ये भी इवेंट ही है। तो ऐसे केस में होगा क्या समझना, जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने आज बढ़ा दिया, तो अब जिन लोगों को मैंने क्या किया था, कम कम जीएसटी वाले बिल दिए थे, मुझे उनसे जीएसटी के बिल वापस मंगवा करके ज्यादा जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ये एक इवेंट है। मतलब जहां जहां भी कुछ चीज घट जाती है उसको इवेंट बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन मतलब सेल, परचेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या फिर हमने कुछ शेयर वगैरह खरीदे, बेचे, शेयर इशू करे, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये क्लियर है क्या? तो ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, सबसे पहला अकरेंस। अब इसको इस तरीके से ना पढ़ के थोड़ा सा लॉजिकली एक कहानी की तरह याद करते हैं। जैसे कि हम ऐसे ऑडिटर हैं, हम ऐसे बैठे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं। क्या हुआ, एकदम से मानस की दुकान पे तन्मय आया। तन्मय ने 2 डब्बे मोबाइल के खरीदे। तन्मय ने मानस को पैसा दिया, मानस ने गले में रख लिया। हम देख रहे हैं कि अरे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको देख करके अब क्या क्या असर्ट कर सकते हैं। मान लो तन्मय, मानस ने क्या किया, मानस ने तन्मय के नाम का क्या लिखाया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और तन्मय के नाम का दिखा दिया कि तन्मय को मैंने क्या किया, 2 डब्बे जो है वो सेल करी। अब ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन को देख करके मैं नॉर्मली क्या क्या बोल पाऊंगा, पहला, ट्रांजैक्शन हुआ होगा। अगर इसने बुक्स में एंट्री करी है तो मतलब मैं क्या मानूंगा, ट्रांजैक्शन भी हुआ होगा, मतलब ये फेक एंट्री तो नहीं है।
मतलब पहला ट्रांजैक्शन अकर हुआ होगा। अकरेंस का मतलब घटना, कुछ हो जाना। तो अगर मानस ने तन्मय के नाम की जो सेल दिखाई है 1 लाख रुपए की, तो अगर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 लाख रुपए का इसने मानस को कुछ तन्मय को कुछ बेचा है, तो मैं क्या असर्ट कर सकता हूं, ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन अकर हुआ होगा। पहली असर्शन यही हो गई, अकरेंस, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपेंड, हुआ होगा। दूसरा, मानस ने ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है ना, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर हमको 1 लाख रुपए दिख रहे हैं तो मैं ये असर्ट कर सकता हूं कि ट्रांजैक्शन भी 1 लाख का ही हुआ होगा। मानस ने ऐसा नहीं किया होगा कि चीज तो बेची 1.5 लाख रुपए की, दिखा दिया 1 लाख रुपए का और 50,000 रुपए ब्लैक में ले लिया। ऐसा काम मानस ने नहीं किया होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं। भरोसा क्या कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन अगर लिखा है ना, तो यार पहली बात तो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, मतलब फेक एंट्री इसने नहीं घुमाई है। दूसरा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि 1.5 लाख की चीज को 1 लाख की दिखाई और कंप्लीट दिखाया होगा। तीसरा, एक्यूरेटली इसने क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा डेटा। मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि एक्चुअल में करी तो परचेज थी लेकिन उसने लिख दिया सेल्स अकाउंट में। इसने ऐसा नहीं किया होगा कि तन्मय को तो इसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए थे लेकिन इसने ट्रांजैक्शन घुमा करके मोबाइल का ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा। मतलब इसने एक्यूरेटली एक्यूरेटली उस ट्रांजैक्शन को क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। ऐसा नहीं किया होगा कि सेल तो मोहित को करी है लेकिन दिखा दी उसने किसके, तन्मय के नाम की। ऐसा काम नहीं किया होगा। मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं, ये मतलब है। मतलब ट्रांजैक्शन मेरे सामने है और अब मैं देख रहा हूं, अच्छा अगर इसने दिखाई है, ट्रांजैक्शन दिखाई है, मतलब हुआ भी होगा, कंप्लीट भी होगा, कंप्लीट के साथ साथ इसने सही सही रिकॉर्ड भी किया होगा। ये सब मैं क्या कर रहा हूं, असर्ट कर पा रहा हूं उस ट्रांजैक्शन को देख करके। उसके बाद कट ऑफ। सर ये कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ तो वो है ना जो स्कूल कॉलेज में कट ऑफ लगता है। कट ऑफ ये नहीं है। कट ऑफ का मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते थे, आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में लिखना पड़ेंगे। समझना, इंडिया में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चलता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। अब अगर इसने ट्रांजैक्शन लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसने जो ट्रांजैक्शन लिखा है वो इसी साल को बिलोंग करता होगा। मतलब इसने डेट सही डाली होगी। इसने ऐसा नहीं किया होगा कि भाई अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब मानस की दुकान पे जो तन्मय है वो कब आया, अप्रैल में आया, लेकिन इसने ट्रांजैक्शन दिखा दिया मार्च का। इसने ये काम नहीं किया होगा। इसने करेक्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ट्रांजैक्शन दिखाया होगा। मतलब अगर मार्च की सेल है ना, तो इसने मार्च में ही दिखाया होगा। इसने आगे मई अप्रैल में नहीं दिखाया होगा या फरवरी में नहीं दिखाया होगा। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने ट्रांजैक्शन को दिखाया होगा। तो यहां पर क्या लिखा है, करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर मानस ने अपना ऑफिस रिपेयर करवाया हो, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर फैक्ट्री रिपेयर कराई हो तो कहां जाता है वो, फैक्ट्री में एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन अगर मैंने हेड ऑफिस रिपेयर किया होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझना, अगर मैंने फैक्ट्री रिपेयर कराई हो तो वो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट वाला। लेकिन अगर वही अगर मैंने ऑफिस रिपेयर कराया हो तो इनडायरेक्ट है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी क्लासिफिकेशन करेक्ट है। मतलब इसने अगर इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इसने अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है, मतलब इसने ऑफिस का रिपेयर करवाया है, तो वो एक्चुअल में ऑफिस का ही रिपेयर होगा। इसने ऐसा नहीं कर दिया हो कि रिपेयर तो फैक्ट्री कराई हो लेकिन उसने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर दिया। मतलब क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। पहले ये बताओ, मोहित, फरहीन, तन्मय और मानस, ये क्लियर हुआ क्या? असर्शन का मतलब क्या होता है? छोटा सा भी डाउट हो मोहित और फरहीन तो फिर से पूछ लो। ये चीज क्लियर हुई क्या कि ट्रांजैक्शन इन इवेंट को देख करके मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या असर्ट करूंगा? मोहित को क्लियर है, फरहीन पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर वही है भाई, प्रोसीजर क्या करोगे ये आगे बताऊंगा। वाउचिंग ट्रेसिंग क्या होता है ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ क्या? पक्की बात है। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया ना, तो फिर ये देखो, ये अकाउंट बैलेंस में तो कुछ है ही नहीं। अब आप बोलो क्यों सर, अकाउंट बैलेंस मतलब क्या होता है? सुनना मेरी बात को। एक तो होते हैं ट्रांजैक्शन।
ट्रांजैक्शन पता कहाँ लिखे रहते हैं, जनरली पीएनएल में लिखे रहते हैं, बैलेंस शीट में भी आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, रिपेयर करवा दिया, परचेस कर लिया, नया मशीनरी वगैरह खरीद ली, तो जनरली ये क्या है, अभी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कुछ पीएनएल में जाते हैं, कुछ बैलेंस शीट में जाते हैं। अकाउंट बैलेंस पता क्या होते हैं, समझना। ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना वो तो पूरे साल में होंगे, जैसे 1 अप्रैल 24 से जो मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर गया मेरा 31 मार्च 25 तक। तो ये पूरे साल में कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे यार। मैंने फर्नीचर बेचा होगा, रिपेयर कराया होगा, मैंने नाश्ता मंगवाया होगा, मैंने दिवाली एक्सपेंसेस किए होंगे, मैंने सैलरी बांटी होगी, मेरे ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन थे। तो ट्रांजैक्शन का तो पढ़ लिया, हुआ होगा, अकरेंस कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ होगा, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ होगा, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ होगा, ये सब तो पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन सही हुआ होगा, बहुत बढ़िया। अकाउंट बैलेंस मतलब कि ईयर एंड में बैलेंसेस होंगे ना, कुछ बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो देखो ये बैलेंस शीट में ईयर एंड की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो असेट कितने के दिख रहे हैं, ये अकाउंट बैलेंस है, ये बैलेंस दिख रहा है ना असेट का। असेट में भी अगर मैं देखूं, असेट के अंदर डेटर कितने के दिख रहे हैं, डेटर कितने के दिख रहे हैं, फिक्स्ड असेट कितने के दिख रहे हैं, साथ ही साथ फिर मेरे स्टॉक कितने का दिख रहा है। तो ये सब अकाउंट बैलेंस हो गया ना, कि ईयर एंड पे मुझे डेटर से कितना पैसा लेना है, 5 करोड़, ईयर एंड पे मेरे असेट का मेरा टोटल कितना बन रहा है, 10 करोड़ रुपए, स्टॉक कितने का है, 2 करोड़ रुपए का, ये सारी चीजें अकाउंट बैलेंस है। लायबिलिटी साइड में मेरी कैपिटल कितने की है आज, शेयर कैपिटल या फिर नॉर्मल कैपिटल, तो अभी हमारी टोटल कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ की। हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं, हमारे पास रिजर्व्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इन सबको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको अपन क्या बोलेंगे, अकाउंट बैलेंस। क्लियर हुआ कि अभी बैलेंस क्या है। तो एक तो मैंने ट्रांजैक्शन को देखा, मतलब मैं एज एन ऑडिटर आया और मैंने सेल और परचेज सबके ट्रांजैक्शन देखे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, मैं तुम्हारे ट्रांजैक्शन को देख रहा हूं, तो मैं उसमें क्या क्या, यहाँ ये हुआ होगा, ये एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ होगा, ये कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ होगा, ये करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ होगा, इसकी क्लासिफिकेशन भी सही होगी, तो फिर ट्रांजैक्शन को देख करके कर लिया। अब ट्रांजैक्शन की फाइल गई और मेरे पास असेट और लायबिलिटी की फाइल आ गई, तो ये मेरे को दिख रहा है ना बैलेंस शीट साफ साफ। अब इस बैलेंस शीट के आइटम्स को देख करके क्या क्या असर्ट करूं, वो पढ़ाने जा रहा हूं। आया समझ में, समझो। अकाउंट बैलेंस को देख के क्या असर्ट करेंगे, सबसे पहला बच्चों वाला पॉइंट, एग्जिस्ट करती होगी, मतलब कि मैंने अगर मेरी मशीन दिखा रखी है ऐसे बैलेंस शीट में, मैंने अपनी एक मशीन दिखा रखी है मशीन नंबर 1, और मशीन नंबर 1 दिखा रखी है 50 लाख रुपीस की, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या मानेंगे कि भैया ये 50 लाख रुपए की मशीन अभी एग्जिस्ट करती होगी। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अभी जिंदा है, तो जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट थोड़ी बनता है, क्यों, तो अगर मान लो उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या असर्ट करेंगे कि वो व्यक्ति अभी जिंदा होगा, है ना, अभी हम जिंदा है। तो सेम मशीन जो है वो अभी एग्जिस्ट करती है, तभी तो हमने दिखा रखी है। अगर मशीन जो है उसका फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता या वो जल जाती आग में, तो थोड़ी हम दिखाते कि हमारी मशीन है, मशीन एग्जिस्ट करती है तभी तो रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब ये बैलेंस ना एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग डेट में। और एग्जांपल एग्जिस्टेंस का, एक डेटर है, मेरे को 5 साल से उस व्यक्ति से 50 लाख रुपए लेने थे, कभी नहीं दे रहा था, एक बार उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बैग में लेकर के आया, 50 लाख रुपए देके चला गया डेटर। अब मैं पागल हूं क्या कि मैं बिना बात के बैलेंस शीट में डेटर के नाम के 50 लाख रुपए लिखूंगा, मिल गए, पैसे ही मिल गए, तो जब पैसे ही मिल गए तो उस डेटर का नाम भी काट दो। तो अल्टीमेटली जो डेटर दिख रहा है, तो डेटर को देख करके मैं क्या बोलूंगा, वो एग्जिस्ट करता होगा, मतलब अभी भी मेरी राइट है उससे पैसा लेने की। आई क्या बात समझ में आ रहा है, पक्का, तो शक की निगाहों से क्यों देख रहा है, नहीं आए तो बोल देना, ठीक है। अकाउंट बैलेंस बता देता हूं, अकाउंट बैलेंस एक्चुअल में ये है ना, ये अकाउंट बैलेंस ही तो है। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिख रहे हैं ना, जैसे असेट मेरा दिख रहा है 10 करोड़ का, डेटर दिख रहा है 2 करोड़ का, फिक्स असेट में 5 करोड़ के दिख रहे हैं, स्टॉक जो है वो 2 करोड़ का दिख रहा है, तो ये जो बैलेंसेस है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और ये जो अकाउंट बैलेंस है ना, इसकी पहली असर्शन क्या हो गई, वो एग्जिस्ट करते होंगे। अगर तुमने अभी तक
उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी वो आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर आपने उसको अपना असेट दिखा रखा है तो आपका उस पर हक भी तो बनता है ना। आप उसको रोक सकते हो किसी भी काम को करने से। अल्टीमेटली राइट है, मतलब क्या है कि अगर मैंने असेट दिखा रखा है, मैंने मशीन दिखा रखी है, तो मेरा राइट है ना उस मशीन पर, उसका मैं मालिक हूं, तभी तो मैंने दिखा रखा है। अगर डेटर दिखा रखा है मैंने 2 करोड़ रुपए का, तो डेटर से पैसा लेने का क्या है मेरे पास, राइट है, अधिकार है। तो वो अधिकार, असर्शन क्या है कि हम अगर देखेंगे कि अच्छा डेटर दिख रहा है, तो डेटर को देख करके हम क्या असर्ट करेंगे, पहली बार अभी डेटर एग्जिस्ट करता है, इसको पैसा लेना, और दूसरा इसका हक भी है, इसका राइट भी है डेटर से पैसा लेने का। तो सर राइट तो समझ में आया, ये ऑब्लिगेशन क्यों लिखा हुआ है, क्रेडिटर। इसका क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन मतलब डेटर के लिए तो मेरे पास राइट है, और अगर क्रेडिटर 5 करोड़ का है तो ये मेरी क्या है, ऑब्लिगेशन है, मेरा दायित्व है, मेरी ऑब्लिगेशन है, कि मेरा ड्यूटी है कि मुझे क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। तो अगर क्रेडिटर दिख रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। और अगर कुछ असेट वगैरह दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, हक है, हमारा राइट है। तो एंटिटी के पास राइट है असेट्स को लेकर के, और ऑब्लिगेशन है किसको, लाइबिलिटी को लेकर के। 2 पॉइंट समझ में आए क्या। पहली चीज मैंने क्या बोली, पहली चीज बोली एग्जिस्टेंस, कि वो अकाउंट बैलेंस उस बैलेंस शीट डेट पे क्या करता हो, एग्जिस्ट भी करता हो। और दूसरा मैंने क्या बोला, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर असेट दिख रहा है तो क्या है, मेरा हक है, और लाइबिलिटी है तो मतलब मेरी ऑब्लिगेशन है। क्लियर। तीसरा, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस तो ऊपर से उधार लेके आ गया, तो कंप्लीटनेस तो हर जगह आएगा, क्योंकि अगर एक असेट 50 लाख रुपए का है तो तुम उसको 25 लाख का थोड़ी दिखा सकते हो। तुमको करेक्ट कंप्लीटनेस, कंप्लीटली तुमको कितने का दिखाना पड़ेगा, 50 लाख का। तो क्या दिखा रहा है, सारे के सारे बैलेंस जो है ना वो सब इंक्लूड होना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि ना हम मशीनरी असेट में रिकॉर्ड करवा रहे थे। अब हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन है, मशीन 1 2 3 4, तो हमने क्या किया पता है, मशीन 1 2 3 फिर 4 खा गए, सीधे 5 चालू कर दिया, फिर 6 के बाद 7 8 खा गए, सीधे 9 चालू कर दिया। तो हमने क्या किया, कुछ कुछ मशीन को दिखाया ही नहीं एसेट्स में, ये बात तो गलत लिखी। जैसे हमारे पास क्रेडिटर थे, तो क्रेडिटर्स की टोटल लिस्ट थी, हमको जितने लोगों को पैसे देने थे ना वो 100 थे, तो हमने 100 में से पता क्या किया, 100 में से सिर्फ 80 को ही रिपोर्ट किया, 20 खा गए। तो ये तो गलत किया ना। मतलब अगर आपने क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं, अगर आपने बैलेंस शीट में कुछ असेट दिखा रखी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड किया होगा, एक भी पर्टिकुलर चीज को तुमने ओमिट नहीं किया होगा। ओमिट का मतलब छुपाया नहीं होगा। क्लियर है। और लास्ट वाला, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। सर ये वैल्यूएशन अलोकेशन मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन मतलब करेक्ट अमाउंट पर दिख रही होगी, करेक्ट अमाउंट पर दिख रही होगी। अभी एग्जांपल लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। करेक्ट अमाउंट पर दिखने का मतलब पता क्या है, सुनना। मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है वो जब मैंने खरीदी थी, जब मैंने परचेस करी थी, तो परचेस करी थी मान लो बहुत पुराने जमाने में, 1 लाख रुपए में ही परचेस कर ली थी। लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ऊपर है। तो कायदे से बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए आना चाहिए या 1 करोड़ रुपए आना चाहिए, 1 करोड़ रुपए आना चाहिए। तो वैल्यू 1 करोड़ ही दिखनी चाहिए सर, वैल्यू जो है वो 1 लाख नहीं दिख सकती। मतलब तुमको वैल्यूएशन करेक्टली करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि एक्चुअल में वैल्यू 1 करोड़ नहीं 80-90 लाख है, लेकिन तुम जानबूझ करके बड़ी वैल्यू लिख रहे हो। वैल्यू तुमको सही लिखनी पड़ेगी। तो सर अलोकेशन क्या होता है, देखो अलोकेशन का सिंपल क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन जैसा, जैसा प्रॉपरली आपने मेजर और अलोकेट किया हो। मेजर का मतलब क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग जो है, उस बिल्डिंग में क्या है कि 2 कंपोनेंट है। जैसे इस बिल्डिंग में ना एक पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया भी है, और एक है नॉर्मल जो है वो बिल्डिंग वगैरह है, और कुछ कॉमन एरिया भी है। तो आपको ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा अच्छे से अलोकेट करना पड़ेगा कि पार्किंग एरिया इतने का है और मेरी बिल्डिंग इतने की है। ये सब आपको नोट्स टू अकाउंट में प्रॉपरली अलोकेट करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, और प्रॉपरली उस असेट्स को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहां तक कोई डाउट है क्या मोहित, फरहीन, मानस और अपना तन्मय? मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पहले ये बेसिक बातें क्लियर हो गई क्या?
अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन। फरीन जी, मोहित जी, अप्रूवल दीजिए तो आगे बढ़ूं मैं। बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल है, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों। अब बिल्डिंग को देख करके अपन क्या क्या असर्ट कर सकते हैं, सोचो। सबसे पहले बिल्डिंग दिखा रखी है तो बिल्डिंग क्या करती होगी, एग्जिस्ट करती होगी। जो भी इन लोगों ने एड्रेस बता रखा है उस एड्रेस पे जाकर के जब देखेंगे तो बिल्डिंग खड़ी हुई मिलेगी, मतलब बिल्डिंग एग्जिस्ट करती होगी। ये तो सिंपल पॉइंट है। एग्जिस्ट के बाद बिल्डिंग कंप्लीटली रिकॉर्ड करी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्डिंग जो है वो उसका जो है बड़ा सा एरिया था और बिल्डिंग जो है वो पूरी बिल्डिंग मिला करके 50 करोड़ की बिल्डिंग थी, लेकिन तुमने छोटे से एरिया को ही बैलेंस शीट में दिखा रखा है, मतलब कंप्लीटली रिकॉर्ड करा होगा तुमने। दूसरा, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन एंड अलोकेशन मतलब सही वैल्यू पे रिकॉर्ड करी होगी। मतलब आज अगर मैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की वैल्यू करने जाऊं तो वो बिल्डिंग अगर 60 करोड़ की है तो तुमको 60 करोड़ पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि तुम पुराने 20 करोड़ वाली पुराने जमाने की वैल्यू दिखा रहे हो। वैल्यूएशन। दूसरा, अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब क्या है कि उसके जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उनका आपने क्या कर दिया है, प्रॉपर बायफर्केशन कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने सारी चीजें एक ही में लिख दी, तुमको प्रॉपर बायफर्केशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। और एक चीज कौन सी छूट गई अपने से, प्रॉपर अकरेंस नहीं, ये नीचे वाला राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब सिंपल है भाई कि अगर आपका असेट है तो मेरी क्या बननी चाहिए, राइट, मतलब मेरा पूरा हक होना चाहिए। और यही अगर लाइबिलिटी होती तो क्या बन जाती, ऑब्लिगेशन बन जाती। फास्ट तो नहीं गया मैं, समझ में आ रहा है? हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, ये अलोकेशन है ना, ये असेट टू असेट पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जब आईएफआरएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, ये अलोकेशन वाला सुन लो सारे लोग, ये अलोकेशन वाला सुन लो। अलोकेशन में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, सुनो। होता क्या है कि एक मशीन खरीदी या नॉर्मल एक हमने, हाँ चलो मशीन ही खरीदी, तो मशीन में ना क्या होता है कि कुछ मेजर कंपोनेंट भी होता है। जैसे ना मेरे पास एक इंजन है, मान लो मेजर कंपोनेंट है, तो मशीन जो है वो टोटल मशीन कितने की आई थी, 50 लाख रुपए की, समझना। उस 50 लाख रुपए की मशीन में जो मेरा सिर्फ वो मेजर इंजन है, जो मेरा पार्ट है ना, वो एक ही पार्ट है 40 लाख रुपए का। तो यार देखा जाए तो ये पता पड़ना चाहिए ना। मैं बताता हूँ क्यों, इसका रीजन बताता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में है लेकिन आपको मजा आ जाएगा, बस आप सुनते रहना। ये आईएफआरएस में सिखाएंगे बहुत डिटेल में, शायद आईएफआरएस 16 कुछ ऐसा आपका है। सुनो, 50 लाख की मशीन है, लेकिन इस मशीन की यूजफुल लाइफ पता है, लाइफ, इस मशीन की यूजफुल लाइफ तो 20 साल है। इस मशीन की यूजफुल लाइफ तो क्या है, 20 साल। लेकिन उस इंजन की, वो इंजन कितने का है पता है, वो इंजन तो सिर्फ 5 साल का ही है। तो एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे और अपन पूरी मशीन 50 लाख की मशीन पे अगर 20 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा दें तो वो गलत हो जाएगा? मानस समझ में आया? मैं बता रहा हूं क्या है, बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सारी बातें छोड़ो, फिर से सोचो क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ना जनरली डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता है क्या, पहले ये बताओ। मान लो मेरी मशीन है 50 लाख रुपए की, हाँ एसएलएम, सिंपल, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ एसएलएम। और 50 लाख रुपए में अगर मैं उसको बाद में बेचने जाऊंगा तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और उसका जो यूजफुल लाइफ है वो 20 साल है। तो कुल मिला के 50 में से 5 करेंगे कितना आएगा, 45 लाख। 45 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे कितना होता है, 45 लाख को 20 से डिवाइड करना, कोई करके देखो तो। 45 लाख को 20 से डिवाइड करें तो कितना होगा, फटाफट कर लो, कैलकुलेटर नहीं मेरे पास भी, तो 2.2 समथिंग है ना, एग्जैक्ट निकाल लेता हूँ। हाँ, 45 को अपन अगर 20 से डिवाइड करें तो ये कुछ आता है 2.25, ठीक है। सुनो, तो क्या है, 2,25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगना चाहिए। ये चीज समझ में आती है क्या, नॉर्मल है ना? तो समझना होता क्या है कि ये तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन अपन ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, मेंटोस जिंदगी की। मेंटोस जिंदगी मतलब कि इस बार क्या हुआ
कि 50 लाख की मशीन की टोटल लाइफ तो 20 साल है, लेकिन इस मशीन में ना एक ऐसा इंजन लगा हुआ है जो इतना महंगा है कि वो 40 लाख का है, मतलब मेजर कंपोनेंट है। अगर मान लो वो इंजन उस मशीन से निकाल लेंगे ना, तो मशीन सिर्फ एक लोहे का डब्बा बन के रह जाएगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और उस इंजन की लाइफ कितनी है? 5 साल। जैसे अभी वो ईवी बाइक्स आ रही हैं, ईवी जो एक्टिवा वगैरह, तो उसमें भी तो यही होता है ना कि उसकी जो बैटरी है वो बहुत महंगी आती है, और बैटरी को शायद 5-10 साल में अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो मेजर कॉस्ट आती है उसकी। तो सेम अपन इस तरीके समझ सकते हैं। तब एक बात बताओ दोस्तों, इसमें अगर मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना हो तो आपको नहीं लगता ये वाला डेप्रिसिएशन गलत लग जाएगा? तो मैं बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। इसको पता क्या करते हैं अपन, ये मेजर कंपोनेंट है ना 40 लाख का, ये मेजर कंपोनेंट को 5 साल से डिवाइड करेंगे, पता है आपको? इसको 5 साल से डिवाइड करेंगे, अब ये कितना आया? 80,000 रुपए, समझना। और जो मशीन है वो मेजर कंपोनेंट के अलावा मशीन कितने की है? 10 लाख रुपए की, उसको 20 लाख से करेंगे, समझना मेरी बात को। और ये कितना आया? कुछ 10 लाख अब करेंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट, 5,000, 50,000, सॉरी 50,000। अब समझना क्या हो रहा है। नहीं गलत कर रहा हूं क्या मैं? रुक जा। हाँ 50,000, ठीक है, 50,000। अब समझना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। 5,000 आएगा रे, वही तो बोलूं, समझना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मशीन को मेजर कंपोनेंट हटा करके हमने क्या किया? अलग से डेप्रिशिएट किया। अब सही ट्रीटमेंट पता क्या होगा कि टोटल डेप्रिसिएशन में कितना लिखूं? 85,000। सही था क्या? अच्छा ये 10 लाख था क्या? अरे यार मैं 10,000 सो, ठीक है ठीक है, 50,000 टोटल मिला करके कितना हुआ वो? 1,30,000 रुपए। अब ये करेक्ट डेप्रिसिएशन है, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मेजर कंपोनेंट को अलग से डेप्रिशिएट किया, मशीन को अलग से डेप्रिशिएट किया, और दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस किया। तो आप बोलोगे सर आप एफआईआर पढ़ा रहे हो कि ऑडिट पढ़ा रहे हो? इसीलिए मैंने क्या बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑडिट में भी रिलेट करेंगे। आपको आया समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नंबर्स में मत उलझो। मेरा कहने का मतलब पता क्या है? इसको बोलते हैं अलोकेशन। अलोकेशन मतलब आपके पर्टिकुलर असेट में कितने सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को आपको, हाँ हाँ हाँ, नहीं हर जगह ऐसा नहीं होगा, समझना मेरी बात को। बहुत अच्छे अच्छे डाउट पूछे, देखो मैं बताता हूँ। अल्टीमेटली आपको यह देखना है कि वो एक्चुअल में पार्ट मेजर है या नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि भाई आप आईपैड खरीद के लाए हो तो उसकी जो पेंसिल है उसको अलग से डेप्रिशिएट कर रहे हो, उसके चार्जर को अलग से डेप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसी चीज नहीं करनी है। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या था? 50 लाख की मशीन में 40 लाख का तो वो इंजन ही था, इस वजह से उसको डेप्रिशिएट किया। मोर देन 50% ये इसको ना जजमेंट पे अपन ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ आईएफआरएस में नहीं लिखा, लेकिन जनरली आप सोचो ना, ये लॉजिकली भी सही है यार। एक मशीन जो है उसकी टोटल यूजफुल लाइफ 50 लाख की मशीन की 20 साल है, और एक अकेले 40 लाख के इंजन की 5 साल है। तो अलग अलग डेप्रिशिएट करो, और अपने जो असेट की जब आप लिस्ट बनाओगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें आप ऐसे लिखोगे, मशीन 10 लाख और उसका जो मेजर कंपोनेंट वो कितने का लिखोगे? 40 लाख। हाँ बैलेंस शीट के फेस में तो 50 की दिखेगी, ध्यान से समझना। बैलेंस शीट के फेस में तो 50 लाख की दिखेगी, नोट्स टू अकाउंट में उसको डिटेल में लिख देना कि भाई 10 लाख की मशीन है और मेजर कंपोनेंट 40 लाख का है, और हमने कैसे कैसे इसका डेप्रिसिएशन लिखा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं पता है? पीएनएल में जब डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, तो वो आएगा तो 1/30 का पूरा ही, लेकिन इसको नोट्स टू अकाउंट में बाइफरकेट करके बता देंगे कि भाई 80,000 जो है वो मशीन उसका था, मेजर कंपोनेंट का, और हमारा जो 50,000 था वो किसका था? मशीन का। आई क्या बात समझ में? मानस समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, ये एक्शन, ये 8 लाख था, ये 80,000 नहीं था, ये 8 लाख था। तो 8 लाख प्लस 50,000 वो 8,50,000 होगा। कुल मिला के क्रक्स क्या है? क्रक्स यही बता रहा हूं मैं कि आपको प्रॉपरली अलोकेट करना पड़ेगा, प्रॉपरली वैल्यू करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और यही मैं आपको बता रहा था असर्शन का लास्ट पॉइंट। अब आया समझ में? हाँ, वैल्यूएशन भी एक्यूरेट करनी है, और उस वैल्यूएशन को बांटना भी एक्यूरेट है, ये बोल रहा था मैं। मोहित फरीन यहां तक क्लियर है? घूम तो नहीं गया आपका दिमाग न्यूमेरिकल देख के? थोड़ा सा मैंने आईएफआरएस से लिंक करा था, अब थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मानस पक्का? कुछ भी डाउट है?
हाँ मोहित फरीन क्लियर, मोहित को क्लियर है, फरीन क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये हो गया। अब लास्ट वाली असर्शन और देख लो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सुनना, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्यों सर? आपने बोला ट्रांजैक्शन मतलब सेल परचेस, ट्रांजैक्शन मतलब आपने कुछ रिपेयर करवाया, ट्रांजैक्शन मतलब कुछ खरीद करके लेकर के आए, वो ट्रांजैक्शन। फिर आपने हमको अकाउंट बैलेंस भी बता दिया कि मशीन इतने की दिख रही है, क्रेडिटर इतने के दिख रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया? अकाउंट बैलेंस। लेकिन ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्या है? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। देखो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का मतलब पता क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना अपने को बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। सर ये डिस्क्लोजर क्या होता है? एफआर में आराम से आप सीखोगे, अभी समझ लो बेसिक्स। डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए जनरली वो फीफो लीफो कुछ पता है क्या आपको? चलो छोड़ो, कुछ नहीं। जैसे डेप्रिसिएशन समझते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। सुनो, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेते हैं। आपको एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तो पता होगा। तो अगर मान लो मैं बहुत सालों से एसएलएम लगा रहा था, लेकिन अगर इस साल मैंने एसएलएम को बदल करके डब्ल्यूडीवी लगा दिया, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज बतानी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी, रीजन देना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया बोला मानस ने, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो हमको ना बहुत सारी चीजों के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। कल तुम बिना बात किए क्यों सो गए थे, तो आपको बताना पड़ता है ना कि भाई इसीलिए सो गए थे, थक गए थे इधर, तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। अगर डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई तो बताओ, डिस्क्लोज करो। अगर आपका कोई मेजर लॉस वगैरह हो गया है, तो उस मेजर लॉस वगैरह के बारे में बताओ कि आपको जो इन्वेंट्री दिख रही है ना, उस इन्वेंट्री में से बहुत सारी इन्वेंट्री जल गई है, तो वो वाली चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरा, सर डिस्क्लोजर के अलावा आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, प्रेजेंटेशन भी तो लिखा था। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब सिंपल पता क्या है कि भाई अगर कोई एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो चुपचाप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखना। अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वही लिखना। अगर मान लो सेल्स है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करनी होती है तो माइनस करके लिखना। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी जो बेड डेट्स होती है वो माइनस करना पड़ता है तो माइनस करके ही लिखना। मतलब के जो जो चीजें प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो भाई पहले फैकल्टी का नाम आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर आप इस तरीके से लिखोगे, फिर उसमें आप डायग्राम वगैरह बनाओगे। मैंने आपको पहले से क्या कर दिया, फॉर्मेट दे दिया, प्रेजेंटेशन बता दी, तो आपको वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा और डिस्क्लोजर भी आपको सारे करने पड़ेंगे। जो चेंज हुआ है वो, और डिस्क्लोजर बहुत टाइप के होते हैं, मतलब मैं एकदम आपको सारा नहीं बताऊंगा, तो डिस्क्लोजर में वो बहुत सारी चीजें आती हैं जो अभी मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप सिंपली ये समझो डिस्क्लोजर में क्या होगा भाई, अकरेंस, कि भाई वो डिस्क्लोजर क्यों दे रहे हो। जैसे आग लग गई और हम क्या बोल रहे हैं कि सर आग लग गई, नुकसान हुआ, तो भाई एक्चुअल में आग लगनी चाहिए, झूठ झूठ डिस्क्लोजर मत दे देना। अकरेंस मतलब कि अगर मैंने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो वो एक्चुअल में चेंज होना भी चाहिए, मजाक मजाक में मत लिख देना, मतलब वो अकर होनी चाहिए दोस्तों। अकरेंस, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब जिस पर्टिकुलर असेट एंड लाइबिलिटी का आप डिस्क्लोजर दे रहे हो ना, उसमें आपकी राइट भी होनी चाहिए, आपकी ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए। मतलब वो वाले इवेंट को डिस्क्लोज करो जो अकर हो चुका है और एंटिटी से रिलेटेड है। ये फालतू डिस्क्लोजर मत दे देना कि पास वाली फैक्ट्री में आग लग गई, उसमें हमारा क्या लेना देना। अगर हमारी फैक्ट्री में कुछ होता तो आप डिस्क्लोजर देते, पास वाली फैक्ट्री से हमें क्या लेना देना, तो पास वाली फैक्ट्री को नहीं देखना है। दूसरा, दूसरा कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आग लगी है तो प्रॉपर हमारा जो सामान जला है वो मान लो 1 करोड़ का जला है, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं 70 लाख का ही जला है। आपको प्रॉपर कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरा, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि आपको प्रॉपरली ऐसा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जो हमारी समझ में आ सके। ऐसी आसान भाषा में डिस्क्लोजर देना, कॉम्प्लिकेट मत कर देना कि हमको समझ में ही नहीं आए कि तुम कहना क्या चाहते हो। और दूसरा, प्रॉपरली प्रेजेंट भी करना, मतलब प्रॉपरली प्रेजेंटेशन वगैरह भी करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन मतलब के कि जिस चीज को लेकर के आप डिस्क्लोजर दे रहे हो ना, उसका प्रेजेंटेशन करना। जैसे कि अगर आपने डेप्रिसिएशन
के लिए डिस्क्लोजर दिया है तो डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली पीएनएल में प्रेजेंट वगैरह भी करना, और एक्यूरेटली मतलब सही सही अमाउंट पे और प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। बाकी